जय हिंद साथियों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अशोक। वो कौन सा टॉपिक है? अशोक है। ठीक, हम लोग कवर कर रहे हैं 60+ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जहां से यूपीपीसीएस नए नए क्वेश्चन बनाता है। इसके पहले हम लोगों ने नॉर्थ के प्रोविंसेस देखे हैं, और जिसमें मैंने प्रूफ दिखाया था कि हर साल लगभग वहां से क्या हो रहा है, प्रश्न जो है वो आ रहा है। ठीक, तो अब अगला जो है वो है टॉपिक हमारा अशोक। 2 दिन अशोक चलेगा, तो दो दो दिन ऐसे एक एक सब्जेक्ट एक एक टॉपिक चलेगा, राइट। और उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी लास्ट में हम लोग पढ़ लेंगे, एमसीक्यू भी सॉल्व कर लेंगे। और मतलब टीम से बात हुई है, 2-4 दिन में एक और सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक, तो जैसे बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक महान। या अशोक महान किसका किसके बाद आया? क्रोनोलॉजी में पूछ ले तो पहले बिंदुसार, फिर तब अशोक। अशोक जो है वो मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। ये क्रोनोलॉजी यहां से याद करते रहे आप लोग। ठीक, अब इसका एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से नए प्रश्न बनने, यहां से पुराने नहीं बनने। ठीक है। अशोक की माता का नाम क्या है? शुभद्रांगी। क्या नाम है अशोक की माता का? शुभद्रांगी। पूछ सकता है ना कि ये जो शुभद्रांगी है ये निम्न में से किसकी माता है, किसकी माँ है? ठीक, तो ये किसके अनुसार है? दिव्यावदान के अनुसार। किसके अनुसार? दिव्यावदान के अनुसार है। गद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का। कहाँ का? अवंती का। अब देखिए यहां पे ऐसे पूछ सकता है, निम्न में से किस लेख में अशोक के नाम का उल्लेख नहीं मिलता? गुर्जरा, मास्की, नेटूर, उडेगोलम, ये चारों में मिलता है। इसमें से कोई एक हटा देगा और कोई पांचवा नाम डाल देगा उसमें। अब पूछ देगा अशोक के नाम का उल्लेख निम्न में से किसमें नहीं मिलता है। ठीक, और आप जाएंगे फर्स्ट। ठीक, देखिए इस प्रश्न में तो एज नहीं मिलेगा, ये तो लगभग सभी कर लेंगे। यहां से प्रश्न पूछेगा तो सभी कर लेंगे, यहां से प्रश्न पूछेगा तो सभी कर लेंगे, लेकिन यदि यहां से प्रश्न पूछा तो ये गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये प्रश्न अगर आप इस तरह के प्रश्न जब आप सही करते हैं तो आपको क्या मिलता है? एज मिलता है। मौर्य प्रांत और उनकी राजधानियां। उत्तरापद की राजधानी कहां थी? तक्षशिला। ठीक है ना। अवंती, अवंत की राजधानी उज्जैनी। कलिंग की तोसली। दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी। और प्राची की पाटलिपुत्र। अशोक के इतिहास मुख्यतः उसके अभिलेखों से ज्ञात होते हैं, जो 3 प्रकार के हैं: शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। तो ये पूछते हैं कि अभिलेख जो है वो कितने प्रकार के हैं अशोक के? 1, 2, 3, 4। डॉक्टर आर भंडारकर ने अभिलेखों के आधार पर अशोक के इतिहास लिखने का प्रयास किया था। ठीक ना। अब लोग कहेंगे सर ऐसा क्वेश्चन कहाँ पीसीएस पूछता है सर? ऐसा क्वेश्चन सर आप हम लोग को बेवकूफ बना रहे हैं सर। ऐसा क्वेश्चन कहाँ पूछता है कि ऐसे पूछेगा अभिलेख के अशोक के अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं? कहीं सर ऐसा पूछेगा सर? हाँ तो सर बता दे सर कि जब एग्जाम पूछ सकता है कि पॉवर्टी कितने प्रकार की होती है, गरीबी, कहीं सर अरे सर गरीबी, और पता है आयोग को खुद नहीं पता है कि उत्तर क्या देना। सोच लीजिए इतना आसान प्रश्न है और इसमें भी आयोग परेशान है। कितनी प्रकार की गरीबी बताएं, 2 कि 3? ठीक ना। तो अब ये मत सोचिएगा आयोग क्या पूछ सकता है क्या नहीं पूछ सकता है, दिमाग मत लगाइएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ से नया क्वेश्चन बनेगा और दिमाग मतलब उड़ा देगा। और फिर जैसे ये देगा फिर यहाँ पे चर्चा होनी शुरू हो जाएगी कि अरे हम तो 2 मार दिए, अरे यार शिला लेख और स्तंभ लेख तो पता था यार, ये गुहा लेख नहीं पता था। तो 2 है कि 3 है? तो बहुत सारे लोग, देखिए एक बात मैं बताऊं आपको कि कठिन और आसान
किसको कहते हैं कठिन? किसको कठिन कहते हैं और किस प्रश्न को आसान कहते हैं, पहले तो ये जान लीजिए आप लोग। अब कहेंगे आप कि सर जब डेट वोट पूछता है तो कठिन माना जाता है और जब नाम पूछ ले तो आसान माना जाएगा। ठीक नहीं, ये पैरामीटर है ही नहीं, कठिन और आसान का ये पैरामीटर है ही नहीं। पता है क्या कठिन होता है और क्या आसान होता है? लोग कहते हैं आसान प्रश्नों को मत छोड़िए, कठिन प्रश्नों को गलत करिए, कोई बात नहीं, लेकिन आसान प्रश्न अगर गलत हो गए तो आप परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। अब क्या है ये, अब समझिए, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। जब रिपीटेड आता है या रिपीटेड टॉपिक के इर्द गिर्द एकदम से रहता है तो उसको लोग बोलते हैं आसान है। जैसे पूछ ले हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो डेट पूछ ले, डेट पूछ ले। हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ, ये पूछ ले। ठीक, 1857 से रिलेटेड पूछ ले कि ये कब कहां से शुरू हुआ था ये युद्ध, तो वो आसान है। लेकिन अभी बहुत आसान सी चीज दे दे कि अशोक ने फला अश्वमेध यज्ञ जो है, चाहे यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ ऐसा किया था, यहाँ पे कुछ इस टाइप का ऐसे कुछ दे दे कि, या फिर ऐसे, हालांकि जैसे कुछ भी, जो भी मतलब नया प्रश्न जब भी बना दे कि अशोक के जो है कहीं 15वां अभिलेख पाया गया है या कहीं कुछ इस टाइप का कुछ भी, मतलब नया जब भी बना के देगा, नया जब भी दे देगा तो उसको माना जाता है कि वो कठिन है, उसको माना जाता है वो कठिन है। इसका डेट से, इसका सेंटेंस से, एसर्शन रीजन से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक ना? तो D.R. भंडारकर ने अभिलेखों के आधार पर अशोक के इतिहास लिखने का प्रयास किया था। तो अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किसने किया था? D.R. भंडारकर। ये B.R. भंडारकर, C.R. भंडारकर। तो ये क्या माना जाएगा? एक तो नया प्रकृति का प्रश्न है और ऊपर से क्या है, कंफ्यूज कर रहा है, तो ये कठिन मान लिया जाए। ठीक, नेक्स्ट, कर्नाटक के कंगनहल्ली में भीमा नदी के बाएं तट पर कलबुर्गी से प्राप्त मूर्ति शिल्प में अशोक का चित्र और रणियो अशोक अंकित है। तो यदि प्रश्न दे दे आपको कि कलबुर्गी जहां से कि मूर्ति शिल्प मिले हैं जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख रणियो अशोक के नाम से है, वो कहां पर स्थित है, कहां पर स्थित है? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ऐसे दे देगा। अब कई लोग गलत करते हैं। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कहा है। तो ऐसे नहीं पूछेगा कि भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का गरीब कहा है, भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कहा है, या गरीब कहा है, या स्वयं को बेवकूफ कहा है, या स्वयं को समझदार कहा है? तब तो मार ही देंगे लोग। हाँ, राजा कहा है। अब ये प्रश्न आएगा ही नहीं, प्रश्न इसी से बनाएगा, इसी से। तब तो कहेंगे सर अब इस सेंटेंस से तो प्रश्न बनेगा ही नहीं, ये तो बहुत आसान हो गया। बनेगा, लेकिन ये पूछेगा कि किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कहा, तो भाब्रू अभिलेख। तो जो अनुभवी हैं वो अपना ध्यान यहां रखते हैं, मगध, और ये अशोक मगध का राजा भाब्रू। और जो लोग नए पढ़वैया अभी नया नया पढ़ना सीखे हैं वो लोग भाब्रू अभिलेख अशोक को समझा मगध का राजा कहा गया, यहां मार देंगे। ठीक, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। देव नाम प्रियदर्शी अशोक का ही एक नाम है। किसका नाम है? अशोक का ही नाम है। अभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था और राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। इस बात का उल्लेख किस अभिलेख में है? 13वें अभिलेख में है। तो लेकिन सिर्फ यही नहीं ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना है कि 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व कलिंग पर। प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा
फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डायोनीसियस नामक राजदूत को भेजा था। तो डायोनीसियस किसके शासनकाल में आया? अशोक के। लेकिन ये पूछ दे कि ये जो फिलाडेल्फस जिसका ये राजदूत था डायोनीसियस, वो कहाँ के राजा थे? मिस्र के। बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तो अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? बौद्ध भिक्षु थे उपगुप्त। कल्लड़ के राजतरंगिणी से ज्ञात होता है कि अशोक प्रारंभ में शैव धर्म का उपासक था, बाद में निगरोध के प्रवचन सुनकर बौद्ध धर्म अपनाया था। तो अब यही दे दे प्रश्न की ऐसे सेंटेंस में, असर्शन और रीजन में, कि अशोक प्रारंभ से ही बौद्ध धर्म का उपासक था। कई लोग मार देंगे से नहीं, प्रारंभ से बौद्ध धर्म का उपासक नहीं था, पहले शैव धर्म का था, बाद में किसके प्रवचन सुनकर बौद्ध धर्म अपना लिया? निगरोध। अशोक की धार्मिक यात्राएं बौद्ध गया के बाद निगाली सागर के बाद लुम्बिनी। बौद्ध गया, निगाली सागर, लुम्बिनी, ये तीनों क्रम याद रखिए। और अभिलेख में घोषणा की गई थी कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो यानी कि ये तो बौद्ध धर्म, अब ये नहीं देगा कि कौन से धर्म का, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू, सिख, ईसाई, ऐसे नहीं देगा किस अभिलेख में घोषणा की गई कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था? ठीक। रुमिंदेई स्तंभलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख अशोक को बौद्ध आस्था के प्रमाण है। कि कौन कौन से बौद्ध आस्था के प्रमाण है अशोक की? रुमिंदेई और निगाली सागर स्तंभलेख। अशोक के प्रमुख शिलालेख, पहला पशु बलि की निंदा की गई है पहले में, दूसरे में मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था। तो बस ये याद रख लीजिए, मनुष्य और दोनों को, अब पेड़ का तो चिकित्सक होते नहीं, होते हैं, बीज डाल देते हैं कुछ, लेकिन अमूमन मनुष्य और पशुओं के ही चिकित्सक होते हैं। तो इसमें बस आप कीवर्ड याद रखिए। देखिए यहाँ पशु बलि, चिकित्सा। तीसरे में अधिकारियों को 5 वर्ष दौरे का आदेश, ठीक ना, दौरे का आदेश और धार्मिक नियम। चौथा अभिलेख, भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष। तो धम्म घोष याद रख लिए, भेरी घोष अपने आप याद आ जाएगा। पांचवा में धार्मिक महामात्रों की नियुक्ति। छठे में आत्मनियंत्रण। सातवें और आठवें में तीर्थ यात्राओं की बात की गई है। 9वें में भेंट व शिष्टाचार। 10वें में प्रजाहित के बारे में सोचने के लिए बोला गया है। प्रजाहित के बारे में कौन सोचेगा? कहेंगे सर आप ये छोड़ दिए, राजा और उच्च अधिकारियों को सोचने का आदेश। तो प्रजाहित करेगा या सोचेगा? राजा या उनके अधिकारी सोचेंगे। ठीक। अब प्रजा का के हित में अब कुत्ता बिल्ली जानवर तो सोचेंगे नहीं। तो कीवर्ड याद रखिए, राजा व उच्च अधिकारियों के सोचने का आदेश। ऐसे भी लोग रटते हैं लोग। 10वें शिलालेख मैंने देखा है, एक लाइब्रेरी में मैं जाता था, वहां पे एक लड़का ऐसे रट रहा। 10वां शिलालेख, राजा और उच्च अधिकारियों को प्रजा के हित में सोचने का आदेश। 10वां अभिलेख, राजा और उच्च अधिकारियों के प्रजा के हित में सोचने का आदेश। ठीक, उसको बस ऐसे कर लेना था, 10 प्रजाहित। ठीक, 10वां प्रजाहित, ऐसे ही बनता है शॉर्ट नोट, ऐसे लिख लेंगे। जो एक्सपीरियंस्ड है वो नोट्स ऐसे बनाएंगे अपना। ठीक, ऐसे बनाएंगे। और जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं वो पूरा ऐसे लिखेंगे। पॉइंट नंबर 9, 10वां शिलालेख। और जो और समझदार है उसमें, इसमें कहा गया है कि राजा और उच्च अधिकारियों को प्रजा हित में
सोचने का आदेश आगे भी जोड़ लेंगे, दिया गया है, या लिख लेंगे इस वाले अभिलेख में, आगे और बड़ा नोट्स बना लेंगे अपना। अगर किताब का नोट्स 1 पेज का है तो उनका 2 पेज का रहेगा, किताब 500 पन्ने की तो उनका नोट्स 1000 पेज का रहेगा। ठीक। 12वां शिलालेख धम्म की व्याख्या की गई है। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध। ठीक है। और जो है 5 यवन राजाओं को धम्म प्रचारक भेजने का उल्लेख, बस ऐसे यवन राजा इनका उल्लेख है, 5 यवन राजाओं का उल्लेख। 14वें में जनता को धार्मिक जीवन बिताने की प्रेरणा दी गई है इसमें। ठीक। तो धार्मिक जीवन 2 जगह दिया हुआ है, यहाँ पे एक कहीं और था, यहाँ धम्म घोष की बात की गई है, यहाँ पे धार्मिक नियम दिया गया। तो ये कंफ्यूज करने वाले हैं, इनको अलग से नोट कर लीजिएगा। चलिए एमसीक्यू सॉल्व कर लिया जाए कि नहीं किया जाए, आप लोग का मन क्या कह रहा है बताइए। कह दीजिए, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम लोग के कहने पे ही करेंगे। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? दशरथ, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक महान, सम्राट बृहद्रथ? तो अशोक महान। ओ, आज मैं ढकना भूल गया, चलिए कोई बात नहीं, यहीं तक दिखाऊंगा आप लोगों को मैं। ठीक। आज मैं इसको कवर करना भूल गया था, पर उत्तर नहीं दिखाऊंगा। अशोक ने मगध की गद्दी किस वर्ष संभाली? अशोक ने मगध की गद्दी किस वर्ष संभाली थी? 269 ईसा पूर्व, विकल्प सी। ठीक। चलिए डी। दूसरा भी तरीका है मेरे पास, है ना। दिव्यावदान के अनुसार अशोक की माता का नाम क्या था? रुद्रायण जी, अभी तो पढ़े हो। राजगद्दी पर बैठते समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का। चलिए खटाखट दीजिए आप लोग उत्तर। किस किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख हुआ है? गुजरा, मास्की, नेट्टू, रूडेगोलम। विकल्प ए। किसको किसको याद आ रहा है? देखिए मैं मतलब बता रहा हूँ, मेरे सामने आपके स्क्रीन पे देख रहा हूँ कैमरे में, ठीक है, कहीं इधर उधर मेरी निगाह नहीं है। ठीक। उत्तर आपके लिए ढका है तो मेरे लिए भी ढका हुआ है, मुझे भी उतना ही दिख रहा है जितना आपको दिख रहा है। ठीक। तो उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी, तक्षशिला, सुवर्णरेखा, तोसली। बताइए कहाँ थी? उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी, तक्षशिला, सुवर्णरेखा, तोसली। बताइए आप लोग कमेंट करके। ठीक। कहाँ थी? तक्षशिला। अवंती राष्ट्र की राजधानी क्या थी? अवंती की, अरे इसमें डी नहीं दिया क्या मैं? उज्जैनी, सुवर्णरेखा, तोसली। तो कहाँ थी? उज्जैनी। कहाँ थी? उज्जैनी, पाटलिपुत्र। अच्छा नीचे दिया, उज्जैनी थी। दक्षिणा, ये दिख गया। दक्षिणापथ की राजधानी क्या थी? स्वर्णगिरी। अशोक के इतिहास मुख्यतः किस स्रोत से ज्ञात है? पुराणों से, अभिलेखों से, बौद्ध ग्रंथ से, विदेशी यात्रियों के विवरण से? तो अभिलेखों से ज्ञात है। अशोक का अभिलेख कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। ठीक। रण्यो अशोक अंकित मूर्ति शिल्प कहाँ से प्राप्त हुई है? कंगनहल्ली, पाटलिपुत्र, तोसली और उज्जैनी। कंगनहल्ली। कंगनहल्ली किस नदी के किनारे है? कृष्णा, गोदावरी, भीमा और कावेरी। किसको किसको याद है? चलिए बताइए। ये हमको खुद नहीं याद है। भीमा, भीमा नदी। अशोक ने स्वयं को मगध का राजा किस अभिलेख में कहा है? भागु, हरौरा, उर्मिंदेई और तोसली। मगध का राजा कहा है इसमें? बताइए, अभी तो चिल्ला चिल्ला बताते भागु भागु। पुराणों में अशोक के किस नाम से संबंधित किया गया? पुराणों में प्रियदर्शी, देवनामप्रिय, महाधर्मराज, ये सब कहाँ पढ़े हैं आप लोग? पुराणों में अशोक वर्धन ना, कि प्रियदर्शी नहीं, अशोक वर्धन। हाँ सही हो गया। देवनाम प्रियदर्शी किसका नाम है? बिंदुसार, अशोक। अशोक का नाम है, ये तो सब आसान है। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया 269, कहाँ गया? 261, हाँ 261। कलिंग की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, उज्जैन। 269 रहता तो मैं गलत कर देता, ईमानदारी से बता रहा हूँ। कलिंग की राजधानी कहाँ थी?
तोसड़ी, तोसली। प्लिनी के अनुसार मिस्र का राजा फिलाडेल्फस पाटलिपुत्र में किसे भेजा था? डायोनीसियस को भेजा था। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? बताइए, उपगुप्त ने दी थी। कल्लड़ के राज तिरंगिणी से ज्ञात होता है कि अशोक पहले शैव थे, पहले जैन थे, पहले आजीवक थे, पहले बौद्ध थे। बताइए, अशोक पहले शैव थे। ए। इज्जत बच जा रही है आप लोगों के सामने बस। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा किससे ली थी? मोगलीपुत्र तीस, उपगुप्त, निग्रोध, कनिष्क। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा किससे ली थी? मोगलीपुत्र तीस, उपगुप्त, निग्रोध। उपगुप्त से न जी। हाँ, अगर देखो मेरा गलत हो गया, अगर मेरा गलत हो गया तो मैं बोल दूंगा कि मैं जानबूझ के गलत किया था और आप लोग को मैं टेस्ट कर रहा था। ठीक, मोगलीपुत्र तीस है ना? हाँ, देखिए मेरा गलत हो गया है, मैं जानबूझ के गलत किया हूँ और आप लोग को चेक कर रहा था कि आप लोग का सही है कि नहीं है। ठीक ना? तो मेरे ऊपर भरोसा मत कीजिएगा आप लोग। अशोक की धार्मिक यात्राओं में 10वें वर्ष उसने कहाँ की यात्रा की थी? लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कपिलवस्तु। कहाँ की यात्रा की थी? बोध गया सही होना चाहिए। सही। 12वें वर्ष में अशोक ने किस स्थान की यात्रा की थी? बोध गया के बाद कहाँ गया था वो? ये तो दिख गया गलती से, निगाली साहब। हरौरा अभिलेख में क्या घोषित किया गया था? अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी है। पहला शिलालेख किस विषय पर है? आत्मनियंत्रण, पशु बलि। पशु बलि पर है ना? हाँ, पशु बलि, पशु बलि, पशु बलि। दूसरा शिलालेख किसके बारे में है? चिकित्सा, भेरी घोष। नहीं, तीसरा है ना ये, आत्मीय सच्ची भेंट, चिकित्सा व्यवस्था। चौथा शिलालेख भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष। पांचवा शिलालेख में क्या है? आत्मनियंत्रण, आत्मनियंत्रण नहीं, धर्म महामात्रों की नियुक्ति, धार्मिक महामात्रों की नियुक्ति। तो ये था आज का आपका जो प्रश्न थे आपके। अब आगे नहीं, खत्म हो गए, बस इतना ही। ठीक है, अब और बोर नहीं करूंगा, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।